नमस्कार, स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में, जहां हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, तेज होते सियासी घमासान की, एनडीए बनाम महागठबंधन के दिलचस्प मुकाबले की और राजनीतिक दलों के वादे प्रतिवादे और साथ ही साथ जनता के साथ कैसा हो रहा है उनका संवाद और कैसे है विकास का वादा और क्या है एनडीए का संकल्प पत्र और महागठबंधन का तेजस्वी प्रण क्या है और कैसे सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभा रहे हैं और इस सब के बीच जनता के क्या हैं अहम मुद्दे, जनता के क्या हैं सरोकार। अगले आधे घंटे में हम बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़े हर एक पहलू से आपको कराएंगे रूबरू और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, बताएंगे ज़मीनी हकीकत, दिखाएंगे हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार के सियासी जंग से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरा और नवादा में विशाल जनसभाएं की। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने पटना में विशाल रोड शो किया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में कांग्रेस और राजद पर जमकर प्रहार किया है। बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद पर जोरदार हमले किए। आरा और नवादा की जनसभाओं में पीएम ने बिहार की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आरा की जनसभा में पीएम ने एनडीए का विकसित बिहार का संकल्प सामने रखा। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। पीएम ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगलराज को लेकर कांग्रेस राजद पर जमकर प्रहार किया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। पीएम ने कांग्रेस और राजद की अंदरूनी लड़ाई का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस सीएम पद पर राजद नेता का नाम तय करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। नवादा की जनसभा में पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार माओवादी, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसे देखकर अर्बन नक्सलों की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस राजद के झगड़े का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। पीएम की जनसभाओं में उमड़ा जनसमूह जोश से भरा नजर आया। पीएम ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के दिग्गज और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और पूरा का पूरा चुनावी परिदृश्य चुनावी अखाड़ा बन गया है। सभी दल पहले चरण के चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए और वोट पाने के लिए तर्कश से हर तीर आजमा रहे हैं।
जनसभाओं में रोजगार, विकास और विकसित बिहार की बातें हो रही हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार और जंगल राज का शोर भी चुनाव में सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे बिहार में पहले चरण के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। बिहार राजनीतिक दलों के दिग्गजों का अखाड़ा बन गया है। स्टार प्रचारक मैदान में हैं और जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एनडीए विकास, रोजगार और लालू राबड़ी के जंगल राज के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव इन वादों को जुमला बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लालू यादव को घोटालों का सरदार बताया और कहा कि बिहार में जंगल राज वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने लालू राबड़ी पर चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, होटल बेचने का घोटाला और अलकतरा घोटाला का जिक्र किया और मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए को वोट देने की अपील की। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति रामविलास ने विकसित बिहार के निर्माण के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को अहम बताया। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। लोगों के मन में डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ाया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश की ये जोड़ी है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लिए, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, गोल्डन एरा के तौर पर। तेजस्वी यादव इन दिनों जनता के बीच तेजस्वी प्रण का प्रचार करने में जुटे हैं और महागठबंधन भी सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। महागठबंधन में सहयोगी की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी चुनाव में काफी एक्टिव है। बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में वापस आने पर सर्वोत्तम शिक्षा देने की बात कही। उधर आरजेडी से निष्कासित लालू राबड़ी के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के अभी से सरकार गठन की बातों पर चुटकी ली। हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। बिहार विधानसभा के पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन सा राजनीतिक दल पहले चरण में जनता का भरोसा जीत पाएगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और बेगूसराय जिले की तेगड़ा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। वैसे तो इस क्षेत्र को कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2010 में तेगड़ा विधानसभा बनने के बाद किसी दल को जनता ने स्थापित होने का मौका नहीं दिया है। 2010 में बीजेपी, 2015 में आरजेडी और 2020 में सीपीआई उम्मीदवार यहां से जीते हैं। इस बार भी यहां भाजपा और सीपीआई के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तेघड़ा विधानसभा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का लाल दुर्ग कहलाता था। यहाँ हवा बदली, सियासत बदली, लेकिन लाल झंडे के तले किसान, मजदूर और मजदूर यूनियन अपना अक्स तलाशते रहे। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद क्षेत्र बदला तो यहाँ की फिजाएं भी बदली। कम्युनिस्ट में नई फौज की भर्ती नहीं हो पाई। पुराने कॉमरेड के दम पर ही पार्टी आगे बढ़ती रही। वर्ष 2020 के चुनाव में सीपीआई ने राम रतन सिंह पर भरोसा जताया और उन्होंने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार को पराजित कर पार्टी के भरोसे को कायम भी रखा। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर लाल झंडे को बुलंद करने के लिए मैदान में हैं। एक बार गलती से ये दुर्घटना हो गई कि यहाँ भगवा झंडा फहर गया। इस बार मैं पूरे विश्वास के साथ पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि भगवा झंडा यहाँ फहरने वाला नहीं। महागठबंधन के नेतृत्व में
बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बना। बदलते सालों और परिसीमन के प्रभाव से भी यहां सीपीआई की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। वर्ष 2025 में भाजपा ने यहां से 2 बार के एमएलसी रहे युवा नेता रजनीश कुमार को मैदान में उतारा है। रजनीश कुमार ने गंगा के तट पर पल रही जनता को भगवा झंडे में रंगने में बड़ी भूमिका निभाई। एक तरफ गंगा तट पर सिमरिया में कुंभ का आयोजन, गंगा तट पर माता जानकी की प्रतिमा स्थापित कर सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की उनकी कवायद, और दूसरी तरफ यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों के साथ वो मैदान में डटे हैं। अब नाम लेवा सीपीआई का इक्का दुक्का लोग रह गए हैं। अब लोगों को पता है, और तेघड़ा को जो मिनी मास्को कहा जाता था, बीहट को मिनी मास्को कहा जाता था, जाके बीहट में देखिए आप, बीहट में लाल झंडा और कम्युनिस्ट का सीपीआई का वजूद समाप्त हो रहा है, और इस बार जड़ से उखड़ रहा है सीपीआई, और राष्ट्रवाद की धरती होगी तेघड़ा। यह अंतिम विधायक साबित होंगे सीपीआई के रामरतन बाबू, और इसके बाद सीपीआई का विधायक यहाँ नहीं होगा। 2020 के चुनाव में सीपीआई के रामरतन सिंह को तकरीबन 48,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली थी, तो उसके पीछे जेडीयू के कमजोर उम्मीदवार और बीजेपी के बागी ललन कुंवर लोजपा के टिकट पर खड़े होकर लगभग 30,000 वोट काट लेना प्रमुख कारण रहे। लेकिन इस बार जेडीयू की जगह भाजपा है, जो अपने बागियों को मनाने में सफल रही है, इसलिए मुकाबला जोरदार है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे के साथ मैदान में हैं। सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, भाई रजनीश कुमार जी को भारी बहुमत से भारी मोहब्बत से जिताएंगे। रतन सिंह विधायक रहते हुए बजलपुरा में डिग्री कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया है, और सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वामपंथ जो है वो सिर्फ अलगाववाद और बांग्लादेशी घुसपैठिया समर्थक है, उसका जो है सो यहाँ पर किला दफनाया जा रहा है। तेघड़ा न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये क्षेत्र बिहार की बदलती राजनीतिक धारा का भी प्रतीक बना है। इसलिए विधानसभा चुनाव के इस संग्राम में सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि लाल झंडा अपना गढ़ बरकरार रख पाएगा या फिर बदलती राजनीतिक धारा में भगवा ध्वज लहराएगा। तेघड़ा विधानसभा हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है, क्योंकि आज भी इस सीट को लेनिनग्राद कहा जाता है, और यहाँ एक कड़ा मुकाबला लाल झंडे और भगवा झंडे के बीच में है। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, तेघड़ा। और हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ चुके हैं बिहार के विधानसभा चुनाव पर बारीकी से हमको जानकारी देने के लिए। धीरज, हमने देखा, आपने खुद कहा कि लेनिनग्राद कहा जाता है, मिनी मॉस्को कहा जाता है तेघड़ा को। तेघड़ा में अगर देखें तो 2 बार के मुकाबले 2010 कहेंगे और फिर 2015, इनको अगर छोड़ दें तो हमेशा लाल झंडा ही ला रहा है। लेकिन जैसे परिसीमन के बाद नाम बदला है, क्या वहाँ पर फजा, राजनीतिक समीकरण और स्थितियाँ कुछ बदली हैं? क्योंकि बरौनी औद्योगिक क्षेत्र था, आज स्थिति क्या है चुनावी लिहाज से? जी बिल्कुल सही कहा। अगर हम शुरुआती दौर को निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई को 10 बार जीतने का, 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का मौका मिला है, लेकिन जब सीपीआई को जीत मिली थी तब वो विधानसभा क्षेत्र का नाम बरौनी विधानसभा क्षेत्र था। 2008 में जो परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद जो स्थितियां बदली, और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो सीपीआई का जो गढ़ है, उसमें कम्युनिस्टों की जो कह सकते हैं कि पकड़ वो ढीली पड़ती गई, और धीरे धीरे उसके बाद आरजेडी और उसके बाद राष्ट्रवाद, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से दबदबा वहाँ होना शुरू हो गया। और बाद के वर्षों में हमने देखा कि किस तरीके से सिमरिया के जरिए या आसपास के इलाकों के जरिए उसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने की कोशिश हुई। सीता जानकी धाम वहाँ बनाने की बात हुई, वहाँ पे एक जो एशिया के सबसे चौड़े पुल का निर्माण किया गया, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति में पुरातन संस्कृति को जोड़ने की, चाहे महाकुंभ जैसे आयोजन सिमरिया के तट पे किए गए, और पूरी की पूरी ये कोशिश रही कि इस धरती को, इस पवित्र तट को, जो गंगा का, जो मिथिला का, जो सिमरिया का जो तट है, उस तट के जरिए जो राष्ट्रवाद का एक जो झंडा है, उस झंडे को बुलंद किया जाए। और अभी देखने को मिल रहा है कि सीपीआई की जो पकड़ है उस क्षेत्र में ढीली पड़ती जा रही है, क्योंकि आज भी सीपीआई के जो उम्मीदवार रामरतन सिंह हैं वो 84 साल के उम्मीदवार हैं। तो 84 साल के उम्मीदवार के सामने एक 40 साल का, 45 साल का युवा
रजनीश कुमार चुनावी मैदान में है और इस बार का मुकाबला जरूर लगता है कि दिलचस्प होने वाला है जी। और कलम से क्रांति करने वाले दिनकर जी की जन्मस्थली भी है। जनादेश क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज हमसे जुड़ने के लिए और तेघड़ा और आसपास की सीटों का चुनावी समीकरण बताने के लिए। वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से। वाह फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सियासी बहस जाति समीकरण से आगे बढ़कर प्रदेश की अस्मिता, रोजगार, औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युवाओं का झुकाव अब जात की राजनीति से हटकर पहचान और प्रगति की राजनीति की ओर तेजी से बढ़ा है। कभी बिहार का मुजफ्फरपुर उद्योग के मामले में मिनी मुंबई कहलाता था। बीच में इस शहर की चमक धमक थोड़ी जरूर धुंधली हुई, लेकिन आज मुजफ्फरपुर एक बार फिर मिनी मुंबई बनने की राह पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख अब नजदीक आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान दलों के विमर्श में जातीय समीकरणों से हटकर रोजगार और पलायन के साथ ही प्रवासी युवाओं की भूमिका खासा अहम होता जा रहा है। विपक्ष बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा है, तो भाजपा युवाओं को नौकरी देने के साथ ही विकसित और आधुनिक बिहार बनाने की बात कर रही है। वहीं कभी दिल्ली, मुंबई और विदेशों में काम करने वाले युवा आज बदले बिहार में अपने घर के पास ही रोजगार पाकर खुश हैं। चीज़ें इतनी स्मूथ हैं, टैलेंट भी है, लोगों का वर्क कल्चर भी बहुत बढ़िया है। बिहार पिछले कुछ सालों में दिख रहा है, वाकई दिख रहा है कि बहुत ग्रो किया है। बहुत प्रॉब्लम होता था, अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। पैसा भी मैं उतनी ही कमा रहा हूँ जितना बाहर कमाता था। हम लोग ट्रेन में जाते थे धक्का उक्का खा के दम दुनिया जमाना, उससे हम लोग बचे हुए हैं। और प्लस ये भी है जो बाहर कमाते थे यहाँ भी वही कमाते हैं। कभी बिहार के मुजफ्फरपुर को उद्योग के मामले में मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता था। समय के साथ मुजफ्फरपुर की यह पहचान और शहर की चमक धुंधली होती गई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हालात बदले हैं। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की पुरानी पहचान वापस लाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। अपनी औद्योगिक पहचान खो चुकी मुजफ्फरपुर एक बार फिर मिनी मुंबई की राह पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। मुजफ्फरपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी का मानना है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर बिहार का औद्योगिक हब बनेगा। घर घर जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें हम आशीर्वाद यात्रा की ओर जैसे चल रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और लोगों का व्यापक जन समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बदलते बिहार, औद्योगिक बिहार की इस छवि को लेकर भाजपा की संजीदगी उसके संकल्प पत्र में भी नजर आती है, जिसमें पार्टी ने विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाने का वायदा कर रही है। संकल्प पत्र के मुताबिक विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। न्यू एज इकोनॉमी के तहत 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा। हालांकि मुजफ्फरपुर से 5 टर्म के विधायक रहे कांग्रेस के विजयेंद्र चौधरी उद्योग के मामले में बीजेपी की सोच को पूर्णतः नकारात्मक बताते हैं। इतना काम किया है मुजफ्फरपुर में कि मुजफ्फरपुर के लोगों ने प्रचार करने, बीमारी हो गया था कोरोना का, तो उसके कारण हम नहीं निकले, प्रचार करने नहीं गए, तब भी वहाँ जनता के जिताया। तो इसी से अंदाजा लगा कि हमारा काम क्या है। मुजफ्फरपुर में मुख्य रूप से कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे लीची और डेयरी उत्पादों के अलावा परिधान, चर्म उत्पाद जैसे बैग और लाख की चूड़ियों जैसे उद्योग महत्वपूर्ण हैं। इन उद्योगों में रेडीमेड परिधान, बैग निर्माण, डेयरी प्लांट जैसे विभिन्न कार्य शामिल है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। बिहार में लोग अब बाहर से आकर काम तलाश रहे हैं और हम अभी मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर के यह बेला जो इंडस्ट्रियल हब है अपने आप में एक मिसाल है और यहाँ लोग बाहर से आकर काम कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं और साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और चुनाव से जुड़ी और खबरें हैं, लेकिन वक्त है ब्रेक का।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अभी तक हमने आपको दिखाया सियासत का रंग। अब आपको दिखाएंगे चुनाव प्रचार के नए नए ढंग। आपको दिखाते हैं कि बदलते दौर में कैसे बदल रहा है प्रचार का सलीका। सोशल मीडिया ने अपनाया है कैसे प्रचार का नया तरीका। बात चुनाव प्रचार की, बात चुनावी चकल्लस की। और बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। जनता जनार्दन को लुभाने के लिए प्रत्याशी हर तरह की जोर आजमाइश कर रहे हैं। रविवार को बेगूसराय में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मतदाताओं के दिल में उतरने के लिए खुद तालाब में उतर गए। बिहार में इन दिनों चुनावी मौसम चरम पर है और नेता जनता के दिल में उतरने के लिए हर संभव तरीके आजमा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने खुद तालाब में उतरकर जनता के दिल में उतरने की कोशिश की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद ने रविवार को बेगूसराय के एक गांव में न सिर्फ तालाब में छलांग लगाई बल्कि पूरी शिद्दत से मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया। बिहार में महागठबंधन की नैया पार लगाने के लिए पहले तो वो विकासशील इंसान पार्टी की नाव पर सवार होकर मछली पकड़ने की प्रक्रिया को देखते रहे, लेकिन उत्साह का माहौल देखकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और छलांग लगा दी। उसके बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मछलियां पकड़ने में पूरा दमखम दिखाया। ये सारा तमाशा देखने वालों ने जाल बिछाने का मकसद मछलियां पकड़ने भले ही सोचा होगा, लेकिन सियासत इतनी सीधी नहीं होती। इस पूरी कवायद का असल मकसद जनता को लुभाना और उनके वोट को महागठबंधन की झोली में डालना रहा। राहुल गांधी ने मछलियों के बहाने न सिर्फ मतदाताओं के लिए जाल बिछाया बल्कि इसी तालाब में उतरकर इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की नैया पार लगाने की भी पूरी कोशिश की है। वक्त रहते उन्होंने इस बात को बखूबी समझा है कि राजनीति में भी तैरना बेहद जरूरी है, वरना लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी। जनादेश डेस्क, टीडी न्यूज। तो दिल में उतरने के लिए तालाब में उतर गए राहुल गांधी चुनाव प्रचार के जरिए। जनादेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।